नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बार्क के एडवांस टेस्ट के पेपर सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वर्क असिस्टेंट में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और जो भी स्टूडेंट बार के हैं वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इच्छा करिएगा तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पेपर है दोस्तों एडवांस पेपर है और फर्स्ट स्टेज का पेपर तो हमने करा ही दिया है, नहीं अगर देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और ये जो है दोस्तों हमारा जो पेपर है, ये हमारा जो पेपर है दोस्तों स्टेज 2 यहाँ पर देख सकते हैं, एडवांस परीक्षा के लिए हमारा है। ठीक, तो ये हमारा सेकंड पेपर है और ये जो होगा अधिकतम आपका 150 नंबर का होगा। ये जो पेपर कंडक्ट कराया गया था दोस्तों, ये आपका 7/9/2021 को पेपर हुआ था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, आपका वैभव एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑफिशियल पीडीएफ है ये। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस परीक्षा की जो अवधि होती है दोस्तों, ये आपका 2 घंटे का आपको समय रहता है। ठीक, दिव्यांग वालों के लिए दोस्तों 2 घंटा 40 मिनट का समय मिलता है और ये जो पेपर हो कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों, आपका हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषा में उपलब्ध होता है। 50 क्वेश्चन इसमें आपको उपलब्ध होते हैं। ठीक, जो कि आपका 4 ऑप्शनल होते हैं। ये आपका ओएमआर बेस पर पेपर कराया गया, यानी कि ऑफलाइन पेपर कराया गया है। एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है दोस्तों तो आपको 3 अंक दिया जाता है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है दोस्तों तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। आपको जो रहता है दोस्तों, यहाँ पर काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना रहता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए बाकी और सब डिटेल हो ही गया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका वर्क असिस्टेंट का ये पेपर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं जो आपका है, जिसके लिए कराया गया था। एडवांस टेस्ट ये आपका पेपर भी है। 7/9/2021 को ये पेपर हुआ था। यही आपका 150 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय है। ये आपका इंग्लिश में वही चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ हमारे पास किसी ने भेजा है, फोटो भेजा था, हमने उसका पीडीएफ बना लिया है दोस्तों। आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम पर से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपका फोटो ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है तो इस वीडियो को हम वीडियो खत्म होते ही 2-4 घंटे बाद हम भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ टू सर्किल विथ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज। कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए यदि कोई दोस्तों यहाँ पर एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर का, ठीक, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये दूरी है दोस्तों, आपका त्रिज्या है तो ये आपका 8 सेंटीमीटर का हो गया। दूसरा करें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का होगा दोस्तों, यानी कि ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इसका जो त्रिज्या है दोस्तों आपका 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी देखेंगे तो ये आपका 3 सेंटीमीटर, तो क्योंकि ये आपका छोटा वृत्त की त्रिज्या तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है। बड़े वाले का अगर त्रिज्या देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है और हमसे दूरी पूछा कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये दूरी पूछा है, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों हमें पता ही है, ये हमारा 3 है और यहाँ पर ऊपर 8 दिया है, तो 8 में से दोस्तों अगर हम लोग 3 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आंसर इन्होंने टिक किया हुआ है, आप उसको मत मानिएगा, जो हम बताएंगे वो माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने सॉल्व किया है तो हो सकता है इसमें कुछ गलती भी किए होंगे। ठीक, तो इसलिए जो हम आंसर बताएंगे वो ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों 5 सेंटीमीटर आ गया, तो पहले का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका कि यहाँ पर कह रहा है कि भुजा 6 इकाई है। तो 6 इकाई है जिसकी भुजा आपको वो बताना है। ठीक, अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 इकाई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6 यूनिट। देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो जब दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज रहेगा तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों,
ये आपका जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का यहाँ पर जो होगा, जो लंबाई होगा वो आपका समान होगा। यानी कि दोस्तों अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। और जब ऊपर वाले से दोस्तों हम लोग इस पर लंब डालेंगे तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई यही जो दिया गया है दोस्तों, यही जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं रेड कलर में, यही आपका ऊंचाई पूछा गया है। ये जो आपका ऊंचाई है यही आपका पूछा गया है। और हमें पता है दोस्तों कि जो ऊंचाई यहाँ पर जो हमारा दोस्तों समबाहु त्रिभुज में जो हमारा एंगल रहता है, ये हमारा 60 डिग्री का बनता है, ये भी हमारा 60 डिग्री का बनता है। और ये जब हमारा 60 डिग्री का है तो इसको जब हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 30-30 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये अगर हमारा 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अगर ये हमारा 30 डिग्री का है तो यहाँ पर आप लोग कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इसको यश मान लीजिए क्योंकि हमें हाइट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग tan 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि लंब बटा आधार। लंब यहाँ पर हमारा दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 दिया है। ठीक, आधार कितना है हमारा AH है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 30 अंश के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा दोस्तों क्या बनेगा, लंब बनेगा और आधार हमारा H वाला बन जाएगा। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3 होता है, इक्वल टू ये 3 हो जाएगा बाई H। H का मान कितना आ जाएगा, 3√3। तो 3√3 दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3√3 यूनिट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए हमें अगले क्वेश्चन पर जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यदि h इक्वल टू 13 है, सॉरी y इक्वल टू 13 है। ठीक, तो y इक्वल टू 13 है तो दिए गए समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 में x का मान ज्ञात कीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ y इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3x है माइनस y का मान हमारा 13 दिया है, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 13 माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13 5 कितना हो जाएगा 18, 3 से काट देंगे तो 6। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो 3 के यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि की गणना करिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है। परिधि आपको पता होगा दोस्तों, परिधि इक्वल टू होता है आपका 2πr। इसी में मान रख दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर रखना है आपको 22/7, आर का मान 7 दिया है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनो आ जाएगा हमारा 44। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कर रहा है एक घन का आयतन 1 मीटर क्यूब है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आयतन आपका यानी कि v क्यूब का मान दिया है दोस्तों 1 मीटर क्यूब। ठीक, ये हमारा है मीटर में। तो इसकी भुजा अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो भुजा ज्ञात करेंगे यानी कि इसका हम लोग अंडर इसका घनमूल ले लेंगे। तो घनमूल ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा तो वैल्यूम रहता है दोस्तों, तो वैल्यूम यहाँ पर ये हमारा निकल कर आ जाएगा घन का आयतन यानी कि जो हमारा होता है एरिया, मतलब ए भुजा अगर ए मान लेते हैं घन का ए है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका भुजा ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, क्योंकि एक का घनमूल दोस्तों आपको 1 ही होगा, तो 1 मीटर आएगा आपका। अब हमें पता है कि दोस्तों कि 1 मीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 mm के। तो 1000 mm यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक घन का आयतन 1 मीटर क्यूब है तो इसकी भुजा आपका 1000 mm होगा। ठीक, तो ये हो गया पांचवें का सी ऑप्शन। ठीक, इन्होंने गलत लगा दिया है ए आंसर, जो कि गलत है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छठा यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है किसी त्रिभुज के दो कोण 110 डिग्री और 40 डिग्री हैं तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है। तो एक कोण 180 110 डिग्री दिया गया है
दूसरा कोण 40 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर ये हमारा जो तीसरा कोण निकल कर आएगा 180 माइनस में 110 और ये प्लस में आपका 40। टोटल यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7वां है। कह रहा है कि यदि 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 और 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप एकदम बेसिक फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है हम लोग इसको ले लेते हैं। पहला इक्वेशन में यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 दिया है। यहाँ पर 15 से भाग दे x प्लस 17 बटा 15 y हो जाएगा इक्वल टू 21 बटा 15। इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा हमारा। दूसरा जो है दोस्तों हमारे इक्वेशन ये जो दिया गया है इसमें हमें x का जो गुणांक है इससे हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 15 बटा 17y इक्वल टू 11 बटा 17। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटा देते हैं, तो जब हम लोग घटाएंगे दोस्तों तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पर x और माइनस x कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा बचेगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बचेगा हमारा 17 बटा 15 बचेगा। y है तो माइनस 15 बटा 17, फिर y हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। ठीक, अब ये देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 बटा 15 माइनस 11 बटा 17। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 गुणे 17। अब यहाँ पर देखिए 15 से 15 कट जाएगा, ये आएगा हमारा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इंटू वाई बाहर आ जाएगा। अब इसका हम लोग करेंगे दोस्तों तो 15 गुणे 17 आएगा। अब यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा 21 गुणे 17 माइनस 11 गुणे 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों तो ये 11 गुणे 17 आपस में कट जाएगा। अब ये हो जाएगा दोस्तों 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 17 माइनस 15 आपका 2 आ जाएगा। एक बार 17 प्लस 15 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 दूना 30 2 32 आ जाएगा। ठीक, अब इंटू क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 21 गुणे 17, 21 गुणे 17 जो आप करेंगे दोस्तों ये आपका आ जाएगा 357 माइनस, और इसके बाद ये जो करेंगे आप कि 11 गुणे 15 तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 165। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 32 दूना 64, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 357 में से 165 अगर आप लोग घटाएंगे दोस्तों 192 आ जाएगा, और ये हमारा जो 64 आया था इधर गुणा था तो इधर हमारा भाग हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 3 बार में पूरा का पूरा आज कट जाएगा। तो y का मान अगर 3 आ गया है दोस्तों तो इसका मान हम लोग इक्वेशन यहीं ऊपर वाले में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15x प्लस 17, देखिए यहाँ पर 17 गुणे 3 हो जाएगा इक्वल टू 21। तो यहाँ पर 15x इक्वल टू प्लस 17 3 51 हो जाएगा इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये हो जाएगा हमारा कि 15x इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 15x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 23, क्योंकि 21 और ये हो जाएगा माइनस 51, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों x प्लस y का मान पूछा था तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं x का मान माइनस 2, y का मान 3, यानी कि यह हो जाएगा हमारा +1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए हो गया सही। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 20 फीट यहाँ पर द हाइट ऑफ ए लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपका 20 फीट दिया गया है। ऊंचाई दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 20 फीट द हाइट ऑफ ए 20 फीट लॉन्ग कंपाउंड वॉल इज 10 फीट, द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट इज, यानी कि कहा गया है दोस्तों आपका कि 20 फीट लंबी है और दीवार की ऊंचाई 10 फीट है, तो दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग फुट में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी हो आपका, जैसे कि ये कोई दीवार है,
इसकी ऊंचाई 10 फीट दिया गया है और लंबाई इसका 20 फीट है। तो अब ये देखिए आपका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका लंबाई अगुणे ऊंचाई। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लंबाई है 20, ऊंचाई है आपका 10, टोटल मिला के आपको कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 200 आ जाएगा, ये किस में आएगा हमारा स्क्वायर फीट में। तो ये हमारा दोस्तों 200 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेब का क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलो है, इस पर 15% लाभ के दो बिक्री मूल्य हैं, कितना होगा। तो देखिए द परचेज प्राइस ऑफ एप्पल्स इज RS 180 पर केजी विथ 50% प्रॉफिट ऑन इट, द सेल प्राइस इज। तो देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि जो खरीद मूल्य है, तो खरीद मूल्य जो है आपका वो है आपका, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर खरीद मूल्य हमारे यहाँ पर 180 रुपये है। ठीक, उसको कह रहा है कि 15% अगर लाभ पर बेचना हो तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 180 रुपये है, 15% का लाभ लेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक, बटे 100 आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो 100 है यहाँ से जीरो कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है यहाँ पर 5 से काटिए तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, और यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 से इसे काटिएगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 गुणे 23 यहाँ पर आप लोग करेंगे तो 9 त्रिक 27 7 और 9 दूना 18, 18 2 20 यानी कि 207 आ जाएगा। ठीक, तो 207 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक पासे को फेंके जाने पर एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक डाई इज थ्रो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर इज। तो देखिए दोस्तों कितने फलक होते हैं, तो फलक होते हैं हमारे 6 फलक। विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी है विषम की, तो वो है 3। जब 3 का है तो यहाँ पर 3 बटा 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 11 नंबर का, कह रहा है 0.75 को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए 0.75 है, इसको दशमलव हटाएंगे यहाँ पर तो आपका डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो ये दशमलव आपका हट गया। अब इसको काटिए 25 से, 25 या 75, 25 चौक को 100, 3/4 के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 3/4 ये जो लिखा गया है दोस्तों आपका 3/4 है, किन संख्याओं के बीच स्थित है। तो 3/4 इसको अगर आप लोग करेंगे दोस्तों, इसका मान आएगा 3.75। 3.75 दोस्तों आपका 0 और 1 के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 143/110 का दशमलव रूप क्या होगा। तो देखिए 143 है बटे 110 है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 143/11 गुणे 10 लिख सकते हैं। 11 से इसको काटिए, 11 के नाम 11, 11 तियाँ 33, 13/10, 13/10 मतलब 1.3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 से कटने वाली संख्या यानी कि द नंबर विच इज परफेक्टली डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से कटने वाली संख्या 27 है। ठीक, बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर 3 से नहीं कटेगी। देखिए यहाँ पर 15 है नंबर का क्वेश्चन कि पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। देखिए 15 यहाँ पर क्या दिया गया है कि पहली 10 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या दोस्तों हमारे अगर 10 विषम संख्या अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संख्या कौन कौन सी होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई। अब इनका 10 संख्याओं का योग हमारा कितना होगा, ये सब विषम संख्या है। तो देखिए 19 1 20, 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100। तो यहाँ पर 100 आ गया दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 16 नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि 20 छात्रों के अंकों का अंकगणितीय औसत जो है 36 है। इसमें से 2 छात्रों को शून्य अंक मिले हैं, तो शेष छात्रों के अंकों का अंकगणितीय औसत क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा ये टोटल जो 20 छात्र हैं, इनका औसत जो 36 दिया है, तो उसमें टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, यानी कि हो जाएगा हमारा 20 गुणे 36, ये टोटल पूर्णांक हो जाएगा पूरे छात्रों का। ठीक, और इसमें से कह रहा है कि 2 छात्रों का औसत शून्य है, तो शून्य है तो कह रहा है उनको निकाल दीजिए। बच्चे कितने हमारे 18 बच्चे हैं, तो 18 बच्चे हैं तो यहाँ पर 18 से भाग दे देंगे, तो 18 दूना 36, अब देखिए 20 दूना 40, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों 16 का ए आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि हवा में वाष्प की मात्रा को जिस भौतिक मात्रा का उपयोग करके मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। ठीक, तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। तो देखिए दोस्तों, हवा में वाष्प की मात्रा को जिस भौतिक मात्रा का उपयोग करके मापा जाता है उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक, तो निरपेक्ष आर्द्रता दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निरपेक्ष आर्द्रता यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट, यानी कि सामान्य मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कहाँ पर होता है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को खुद पता होगा कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है सामान्य मानव के लिए वह होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों कि मंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणे निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर, जिस नाम से ये हमारा चैनल है ऑब्जेक्टिव सेंटर, उसी नाम से दोस्तों एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल में हम लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम वहीं पर पीडीएफ डालेंगे। और या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप नाम से भी है, यहाँ पर ग्रुप भी है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। और जो अभी लेटेस्ट में वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उनके लिए क्या है दोस्तों, हम 2-4 घंटे बाद जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा 2-4 घंटे बाद पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। अगर आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको जो ज्वाइन हो जाएंगे जल्दी से, उनको पीडीएफ मिल जाएगा। बार बार पीडीएफ हम नहीं भेज सकते हैं, इसलिए जो बाद में देखेंगे वीडियो वो अपना टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, यानी कि मेंडलीव के आवर्त के नियमों के अनुसार तत्वों के गुण निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं। एटॉमिक नंबर है, डेंसिटी है, एटॉमिक मासेज है, बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि परमाणु संख्या के, घनत्वों के, परमाणु द्रव्यमानों के और कथनांकों के। तो देखिए दोस्तों कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ये दोस्तों आपका एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या पर दोस्तों ये निर्भर करता, मतलब द्रव्यमान संख्या पर इन्होंने अपना नियम दिया था मेंडलीव ने। लेकिन जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वह मोजले ने दिया था, और मोजले का जो नियम है दोस्तों वह आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर वहां पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों की मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात किया था, तो ये आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि परमाणु भारों के क्रम में इन्होंने बनाया हुआ था मेंडलीव की आवर्त सारणी। लेकिन जो वर्तमान है दोस्तों ये आपका परमाणु संख्या के आधार या परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि इन आवर गैलेक्सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्वेसेट्स टू अर्थ क्लोजेस्ट टू अर्थ। ठीक, तो क्लोजेस्ट है यहाँ पर दोस्तों, पीडीएफ जिस स्टूडेंट ने हमें प्रोवाइड किया वो धुंधला धुंधला, उन्होंने फोटो खींच कर भेजा था, तो इसलिए क्या है दोस्तों पीडीएफ हमने बनाया तो धुंधला धुंधला ही आया है। ठीक, उतना क्वालिटीदार नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड क्या है। तो देखिए हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी के सबसे निकट जो खगोलीय पिंड की बात करेगा दोस्तों तो हमारा चंद्रमा है। ठीक, तो 20 का दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। अब लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर पिंड की बात की है, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो उपग्रह हो या फिर तारा हो, ये सब खगोलीय पिंड ही हैं। इसलिए पृथ्वी के निकटतम पूछा था दोस्तों, तो पृथ्वी के निकटतम आपका जो है वह आपका उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वही उसका खगोलीय पिंड हो जाएगा सबसे निकटतम का। ठीक, लेकिन अगर ये बात कह देता कि पृथ्वी के निकट सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता, तब आपका शुक्र होता, लेकिन यहाँ पर खगोलीय पिंड की बात की है इसलिए यहाँ पर चंद्रमा होगा। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो खगोलीय पिंड की बात किया है तो यहाँ पर पृथ्वी के सबसे नजदीक में है आपका चंद्रमा पड़ता है, लेकिन अगर यही बात कर देता कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो शुक्र, लेकिन सबसे नजदीक पृथ्वी के तारा कौन सा है तो हो जाता आपका सूर्य। ठीक, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। बृहस्पति जो है दोस्तों यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अब देखिए अगला है क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य तीन से भिन्न है। यानी कि आपको 8 चूज करना है, वोल्ट मीटर, एमीटर, थर्मामीटर और गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों आपको ऑप्शन सही दिख रहा होगा दोस्तों कि आपका जो वोल्ट मीटर है ये आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित है, अमीटर जो होता है ये भी आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित है, गैल्वेनोमीटर भी ये भी आपका इलेक्ट्रिक से संबंधित है, थर्मामीटर आपका दोस्तों टेम्परेचर नापने का कार्य करता है, ये आपका भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्मामीटर हमारा क्या है, वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर से ये हमारा भिन्न है, क्योंकि वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर ये सब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज वी यूज इन होम इज। हमारे घर में जो धारा या इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज यूज की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए घर में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो एसी वोल्टेज की आवृत्ति होती है दोस्तों, वो होता है हमारा 50 हर्ट्ज का। ठीक, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो देखिए लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है दोस्तों वह होता है आपका 700 नैनोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 700 नैनोमीटर। तो लाल प्रकाश की जो तरंग होती है 700 नैनोमीटर होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम और आयरन के पूरक के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले लवण किससे प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि साल्ट विच कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक, तो ऑप्शन है आपके सामने, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो देखिए कैल्शियम और आयरन के पूरक के रूप में उपयोग किए जा सकने वाले लवण जो प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, वह प्राप्त किए जाते हैं आपके ग्लूकोनिक एसिड से। ठीक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अब इसमें कर क्या सकते हैं, कह रहा है एक काइंड ऑफ पॉल्यूशन दैट काजेज जेनेटिक चेंजेज इज। यानी कि एक प्रकार का प्रदूषण जो अनुवांशिक परिवर्तनों का कारण बनता है वह क्या है। ऑप्शन है रेडियो एक्टिव वायु, जल और मिट्टी, यानी कि रेडियो एक्टिव एयर, वाटर और सॉइल। तो देखिए एक प्रकार का प्रदूषण जो अनुवांशिक परिवर्तनों का जो कारण बनता है दोस्तों, वो हमारा रहता है रेडियो एक्टिव, यानी कि रेडियो एक्टिव यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 26 नंबर का क्वेश्चन में है यहाँ पर कि किस माध्यम से गुजरते समय प्रकाश के अपने घटक रंगों में अलग होने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है, ऑप्शन आपके सामने, रिफ्लेक्शन यानी कि प्रवर्तन, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, डिस्परेशन यानी कि परिक्षेपण और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो देखिए किसी माध्यम से गुजरते समय प्रकाश के अपने घटक रंग में अलग होने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वह हमारा परिक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिक्षेपण या डिस्परेशन। तो डिस्परेशन यहाँ पर हमारा 26 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। ठीक, ऑप्शन है 17 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्तों बर्फ का जो गलनांक होता है वह आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, अक्सर पूछा करता है लेकिन काफी आसान भी होता है। ठीक, तो 27 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए
28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1100 वाट प्रति घंटे की खपत करने वाला एक विद्युत इस्त्री प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम में ली जाती है, तो इस्त्री द्वारा 30 दिनों में बिजली की कुल खपत कितनी होगी। यानी कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूमिंग 1100 watt per hour is operated for 2 hours daily. The total electric consumption by the iron, और ये पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा है, इज 30 days will be। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पूछा गया है कि खपत कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं शक्ति की बात यहाँ पर कहा है, तो शक्ति की बात करें या तो देखिए आपको क्या होता है यहाँ पर किलोवाट घंटा बटे 1000 होता है। तो वाट यहाँ पर देखिए 1100 वाट दिए हैं, घंटा कितना है 2, इसके बाद दिन कितना है दोस्तों 30 दिन है, बटे हम लोग क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या निकल कर आ जाएगा, 2 से 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका सॉरी ये 13 नहीं है, ये आपका 30 है, ये 30 है। अब ये देखिए इस जीरो से ये नीचे वाला जीरो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा बचा क्या, हमारा बचा है यहाँ पर 11 बचा है, तो 11 का गुणा 2 में हो जाएगा और 2 का गुणा जब 3 में होगा तो 11 दूना 22, 22 तिया 66। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो खपत जो होगा हमारा 66 किलोवाट का खपत होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, सौर पैनल, विद्युत इंजन। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को दोस्तों हम लोग बोलते हैं विद्युत जनरेटर। ठीक, तो विद्युत जनरेटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो हमारा विद्युत जनरेटर होता है, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो हमारा मोटर रहता है। ठीक, तो 29 के यहाँ पर दोस्तों हमारा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सबस्टेंस डिक्रीज व्हेन द प्रेशर इज। पदार्थ का गलनांक कम होता है जब दाब क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, केप्ट कांस्टेंट, रिलीज्ड। तो देखिए जब पदार्थ का गलनांक कम होता है जब दाब को घटाया जाता है। तो 10 के यहाँ पर यहाँ पर सॉरी 30 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ पर घटाया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट वी यूज्ड इन आवर फूड। यानी कि हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाले साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक का साधारण सूत्र दोस्तों वही होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों हमारा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन 32 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः स्पिरिट के रूप में जाना जाता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नोन एज स्पिरिट। ठीक, तो स्पिरिट के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। तो देखिए दोस्तों स्पिरिट के रूप में जो जाना जाता है वो हमारा रहता है एथेनॉल। एथेनॉल को हम लोग स्पिरिट के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में सूचना को mRNA अणु में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि प्रोसेस दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इन डीएनए टू mRNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है आपके सामने म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, ट्रांसकोलेक्शन, ट्रांसलोकेशन है यानी कि स्थानांतरण, और इसके बाद यहाँ पर प्रतिलेखन है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, इसके बाद जीन है। तो देखिए डीएनए में सूचना को mRNA अणु में स्थानांतरित करने वाली की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ये हमारा क्या है प्रतिलेखन या ट्रांस। तो ये हो गया। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए टाइप ऑफ विच स्टोरेज डिवाइस मीडिया। ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होता है किस प्रकार का स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है दोस्तों ये हमारा ऑप्टिकल टाइप का स्टोरेज मीडिया का एक प्रकार है। तो 34 के यहाँ पर दोस्तों हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, जो लैरी पेज हैं ये आपके गूगल से संबंधित हैं, ठीक, ये सही है। शेरिल सैंडबर्ग जो है ये आपके फेसबुक से संबंधित हैं। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं, लेकिन जो दीपक पारेख हैं ये एच। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 35 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है। तो हार्मोन का उत्पादन देखिए जो दोस्तों नहीं करता है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। तो हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है दिल, गुर्दा, जठरांत्र, संबंधी मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दुनिया में सबसे अच्छा रॉक कट यानी कि चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर माना जाता है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रॉक कट टेम्पल इन द वर्ल्ड। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया मंदिर खजुराहो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कि कैलाश मंदिर एलोरा का जो है यह मंदिर, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, यह दुनिया में सबसे अच्छा रॉक कट वाला चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर माना जाता है। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है कि समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस के अस्तित्व को संदर्भित करता है। द एक्सटेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निम्नलिखित में से जिसके अस्तित्व को संदर्भित करता है वो रहता है दोस्तों आपका काला धन को। तो 38 का दोस्तों यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काला धन। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है। तो देखिए दोस्तों, द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स हुम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन है विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, और है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य, और इसके बाद तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जिसे नियुक्त करता है दोस्तों वह विपक्षी दल के नेता को नियुक्त करता है। तो 39 का दोस्तों यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने वाले पहले जो सत्याग्रही के रूप में जो चुना गया था दोस्तों, वह किसे चुना गया था। यह चुना गया था दोस्तों आपके जो थे आचार्य विनोबा भावे, इनको चुना गया था, ठीक। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित है या स्थित है। तो गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो गिर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह आपका पड़ता है गुजरात में। अब देखिए यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों वह सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है, ठीक। तो यहाँ पर 42 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, कह रहा है भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो व्हेन वाज द भारतीय महिला बैंक स्टेब्लिश्ड। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वह 19 नवंबर 2013 को किया गया था। 43 का यहाँ पर दोस्तों आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ पैराग्राफ दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है, फिर नीचे कुछ आपके आंसर हैं, आपको उसके जवाब देने हैं क्वेश्चन के, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, विकल्पों में से निकटतम पर्यायवाची या अर्थ के अनुसार दें, ठीक। कह रहा है मैरी क्यूरी इतिहास के सबसे कुशल वैज्ञानिकों में से एक थी। अपने पति पियरे के साथ उन्होंने रेडियम की खोज की जो व्यापक रूप से कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तत्व है, और उन्होंने यूरेनियम तथा अन्य रेडियो एक्टिव पदार्थों का अध्ययन किया। पियरे और मैरी के सौहार्दपूर्ण सहयोग के बाद में परमाणु के रहस्यों को उजागर करने में मदद की, ठीक। मैरी का जन्म 1867 में पोलैंड के वारसा में हुआ था, जहां उनके पिता भौतिक के प्रोफेसर थे। उन्होंने कम उम्र में ही तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता एवं एक आनंदित व्यक्तिगत दिखाया। सीख के प्रति उनके अत्यधिक उत्साह ने उन्हें हाई स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जब उन्हें यह पता चला कि वारसा में विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए बंद है तो वे काफी असंतुष्ट हो गईं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के
दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पोलैंड छोड़ दिया और 1891 में एक फ्रांसीसी विश्वविद्यालय सोरबोन में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने भौतिकी के मास्टर डिग्री और डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सोरबोन में मैरी को अपने समय के कुछ महानतम वैज्ञानिकों के साथ अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, जिसमें से एक पियरे क्यूरी थे। मैरी और पियरे की शादी 1895 में हुई थी और उन्होंने भौतिकी प्रयोगशाला में एक साथ काम करते हुए कई उपयोगी वर्ष बिताए और रेडियम की खोज के कुछ ही समय बाद पियरे को 1906 में एक घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले वैगन द्वारा मार दिया गया और मैरी एक भयंकर दुख से स्तब्ध रह गईं और उन्हें हृदय विदारक पीड़ा सहन करनी पड़ी। इसी निराशा के दौरान उन्होंने पियरे के साथ घनिष्ठ संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके द्वारा साझा किए गए आनंद को याद किया। इस सच्चाई ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया कि उन्होंने अपनी दो छोटी बेटियों का पालन पोषण अकेले ही करना था। अब देखिए क्यूरी की उदासी आखिरकार तब कम होने लगी जब उन्हें सोरबोन में उनके पति का उत्तराधिकारी बनाते हुए भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया। इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की उपाधि पाने वाली वे पहली महिला थी। 1911 में उन्हें रेडियम को पृथक करने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि अंततः मैरी क्यूरी को लंबे समय तक रेडियम संपर्क में रहने के कारण एक घातक बीमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका कभी भी अपने काम से मोहभंग नहीं हुआ। परिणामों के बावजूद उन्होंने स्वयं को विज्ञान और भौतिकी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था। तो वही चीज़ दोस्तों इंग्लिश में है। आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं ये अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक। स्क्रीन इसको वीडियो को पास कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद नीचे का आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक। नीचे का जो आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्यूरी के सहयोग से परमाणु के रहस्यों को उजागर करने में मदद की। तो यहाँ पर देखिए द क्यूरी कोलैबोरेशन हेल्प्स टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द एटम, ये क्या था? तो यहाँ पर 44 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाए कि मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली था, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट से। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मैरी का दिमाग तेज और व्यक्ति कैसा था, यानी कि मैरी हैड ए ब्राइट माइंड एंड ए क्या था कि प्रसन्नचित यानी कि लाइट हार्टेड था, पर्सनालिटी, ठीक। तो 45 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है जब उन्हें पता चला कि वे वारसा विश्वविद्यालय में नहीं जा सकती तो उन्होंने कैसा महसूस किया? तो उन्होंने जो महसूस किया दोस्तों वो महसूस किया नाराज या एनॉयड, ठीक। तो 46 के यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन ये हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन अब यहाँ पर है कि मैरी ने पोलैंड छोड़कर सोरबोन में प्रवेश लेने के लिए फ्रांस जाकर क्या प्रदर्शित किया, ठीक। यानी कि मैरी बाय लीविंग पोलैंड एंड ट्रेवलिंग टू फ्रांस टू इंटर द सोरबोर्न। तो मैरी ने पोलैंड छोड़कर सोरबोन में प्रवेश लेने के लिए फ्रांस जाकर जो प्रदर्शित किया वो क्या था दोस्तों? तो वो था कि प्राधिकरण को चुनौती दी, चैलेंज अथॉरिटी। तो 47 के यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है उन्होंने किसके साथ अपनी खुशी को याद किया? तो उन्होंने उदासी के साथ अपनी खुशी को याद किया। 49 नंबर क्वेश्चन है वह अपने पति के उत्तराधिकारी के रूप में सोरबोन लौटी तो उनका क्या कम होने लगा? यानी कि हर began to fade when she returned to the Sorbonne to succeed her husband। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भरा जाएगा वो रहेगा आपका दुख। तो जब वह अपने पति के उत्तराधिकारी के रूप में सोरबोन लौटी तो उनका दुख कम होने लगा। 50 नंबर क्वेश्चन है भले ही वह रेडियम के साथ काम करने से गंभीर रूप से बीमार हो गए लेकिन मैरी क्यूरी कभी भी क्या हुई कि हतोत्साहित नहीं हुई, यानी कि डिसअपॉइंटेड नहीं हुई, ठीक। दोस्तों यहाँ पर आपको ये कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, ठीक। वहाँ पर बार्क से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।